गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो कॉपी पर पहले हेडिंग दे दीजिएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। लिखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। सबसे पहले तो ये जान जाइए कि ये थ्योरी दिया गया है बर्नौली साहब के द्वारा। लिखेंगे दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बर्नौली in 1738. This theory was given by Bernoulli in 1738. 1738 में ये थ्योरी दिया गया है बर्नौली के द्वारा। जान जाइए कि ये जो साल है इस वक्त केवल एक ही लॉ आया हुआ था बॉयल साहब का, और बाकी जितना भी लॉ है वो सब इसके बाद है। मतलब चार्ल्स लॉ आया तो चार्ल्स साहब को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में जानकारी था जो बर्नौली साहब दिए हैं। एवोगैड्रो आया तो एवोगैड्रो साहब को भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में जानकारी था। आइडियल गैस इक्वेशन ये सबको मिला कर दिया गया है। तो इसका मतलब जो भी आया है थ्योरी गैस लॉज वो इसके बाद का है बॉयल्स लॉ को छोड़ के। तो बोले कि ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो बर्नौली के द्वारा दिया गया, लेकिन बाद में जैसे आपको जब इसका पूरा पॉइंट्स हम पढ़ा देंगे समझा देंगे तो उसके बाद फिर हम बताएंगे कि इसमें कहीं कहीं पे दिक्कत भी है, इसका 2 पॉइंट गलत भी है। फिर वो 2 पॉइंट को हम सुधारेंगे भी। मतलब हम क्या सुधारेंगे, मतलब वांडरवाल साहब सुधारे हैं तो उसका सुधार भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये बता दें कि ये थ्योरी बर्नौली साहब दिए इस ईयर में, और इसके बाद इसको इम्प्रूव किया गया 4 साइंटिस्ट के द्वारा। लिखेंगे इसी में कि इट वॉज इम्प्रूव्ड बाय मैक्सवेल, क्लॉसियस, बोल्ट्जमैन and Ronning in 1860। पहले बोले कि ये थ्योरी बर्नौली साहब के द्वारा दिया गया 1738 में। उसके बाद ये थ्योरी को इम्प्रूव किया गया 4 साइंटिस्ट के द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा, क्लॉसियस के द्वारा, बोल्ट्जमैन के द्वारा और रॉनिंग के द्वारा। इसमें ये के साइलेंट है। और ये कब इम्प्रूव किया तो 1860 में। अब हम लोग को इस थ्योरी का मेन पॉइंट्स जानना है। मेन पॉइंट्स एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि राइट मेन पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे ऑल गैसेज consists of large number of small particles। ब्रैकेट में लिखेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स। देखिए पहले तो पहले ही पॉइंट को समझाए। बोले कि अगर कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, अगर कोई कंटेनर है इसमें अगर कोई गैस रख दी है, कोई भी गैस है तो वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बनता है। अगर किसी कंटेनर में कोई गैस है तो गैस बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बनता है। इन पार्टिकल को एटम कहेंगे या मॉलिक्यूल कहेंगे। एटम कब कहेंगे, अगर एटॉमिक गैस है, जैसे हीलियम है, एटॉमिक गैस।
एटॉमिक गैस मतलब कि एक एटम वाला गैस, मोनो एटॉमिक गैस जो मॉलिक्यूल के रूप में नहीं है, जैसे हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, अगर ये सब गैस इसमें रखा हुआ है तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम कहेंगे। और अगर मान लीजिए कि O2 है, N2 है, CO2 है, तो उस सब केस में, इन सारे केस में इन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है इसको हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे। मॉलिक्यूलर गैस के केस में मॉलिक्यूल कहेंगे, एटॉमिक गैस के केस में इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम कहेंगे। ये अभी एक पॉइंट बताए। पहले बोले कि गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना है जिसको हम लोग एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम कब कहेंगे, मॉलिक्यूल कब कहेंगे, ये बताए। इसको पहले नोट कर लीजिए। ये जो पॉइंट लिखवाए इसके बाद फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट करके लिखेंगे these particles are widely separated from each other. These particles are widely separated from each other such that empty volume is so high that volume of gas molecule is negligible in compared to empty volume। देखिए ये सब फिगर वगैरह नहीं बनाने लग जाइएगा, ये सब बस ऐसे ही समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अभी फिर बनाएंगे एक बार। पहला पॉइंट एकदम आसान सा बताए कि कोई भी गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना है। पार्टिकल्स को कब कहेंगे एटम, कब कहेंगे मॉलिक्यूल। अब ये जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट समझाने जा रहे हैं, सुनिएगा। कहता है कि कोई कंटेनर है, कंटेनर में कोई गैस है, गैस बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना है। एटम कब कहेंगे इन पार्टिकल को, मॉलिक्यूल कब कहेंगे इन पार्टिकल को, ये बता दिए हैं। अब ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट कि ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर है, वाइडली सेपरेटेड है। ये जो पार्टिकल सब है ये सब एक दूसरे से दूर दूर है, वाइडली सेपरेटेड है, इस तरीके से कि पार्टिकल के बीच में खाली जगह बहुत ज्यादा है। ये देखिए जो हम आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए जो आउटलाइन हम मेरे द्वारा ड्रॉ हो रहा है, इस आउटलाइन के अंदर हम एक भी पार्टिकल को नहीं रख रहे हैं। देखिए अब इसके अंदर आप देखिए एक भी गैस का पार्टिकल नहीं है, सब खाली जगह है। देखिए इसको शेड मार रहे हैं, ये सब खाली जगह है। कह रहा कि पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर है इस तरीके से कि ये खाली जगह इतना ज्यादा है। देखिए कितना ज्यादा खाली जगह है, ये सब खाली जगह है, इसमें कोई भी नहीं है। और भी खाली जगह, ये सब देखिए खाली जगह है, ये सब खाली जगह है। बात सुनिए, ये सेकंड पॉइंट समझिएगा। कहता है कि ये जो पार्टिकल है एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड है, एक दूसरे से दूर दूर है, इतना दूर दूर, सच दैट, इतना दूर दूर कि इम्प्टी वॉल्यूम इज सो हाई, इम्प्टी वॉल्यूम, खाली वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि उस खाली वॉल्यूम के कंपेयर में एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं के बराबर है। ये खाली वॉल्यूम जो शेड मारा हुआ है,
आप अपने कॉपी पे रफ में ऐसे बना के और ये खाली वॉल्यूम आप अपना दिखा के और देखिएगा कि खाली वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि उसके कंपेयर में एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। ये लिखा हुआ कि एम्प्टी वॉल्यूम इज सो हाई दैट वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू एम्प्टी वॉल्यूम। बात को समझिएगा, 2 पॉइंट अभी बताए। पहला पॉइंट बताएं कि गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना है। ये पार्टिकल्स को कब कहेंगे एटम, कब कहेंगे मॉलिक्यूल। दूसरा पॉइंट बताएं कि ये सब जो पार्टिकल है एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड है, इतना वाइडली सेपरेटेड कि एम्प्टी वॉल्यूम इतना है कि उसके कंपेयर में, एम्प्टी वॉल्यूम के कंपेयर में गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। थर्ड पॉइंट, there is no force of interaction. There is no force of interaction between gas molecule. मॉलिक्यूल की जगह पार्टिकल लिख दे, क्योंकि आपको बताएं कि पार्टिकल को कब कहेंगे एटम, कब कहेंगे मॉलिक्यूल। थर्ड पॉइंट है कि ठीक है किसी कंटेनर में गैस है, गैस में बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल्स है, पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, इतना दूर दूर कि एम्प्टी वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि उसके कंपेयर में एक गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम नहीं के बराबर है। थर्ड पॉइंट है कि जो डिफरेंट गैस का पार्टिकल है उसके बीच में कोई प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है। अगर जैसे मान लीजिए कि ये क्लासरूम को अगर कंटेनर मान लें और क्लासरूम में बहुत सारे अगर बच्चे बैठे हुए हों मान लीजिए, तो बच्चे को दूर दूर होना चाहिए, वो पार्टिकल्स हो गए और बच्चों के बीच में कोई प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन। इस तरीके का मतलब ये पॉइंट दिया गया था। ये सारा पॉइंट बर्नौली के द्वारा दिया गया है। अभी और भी पॉइंट लिखवा रहे हैं। ये देखने से ही लग रहा होगा कि ये पॉइंट गलत है, ठीक है, लेकिन जिस जमाने में दिया गया था उस जमाने में लोग इसको सही मानते हुए गैस लॉज दिए हैं, जिन कारण से गैस लॉज में कुछ गलती भी आया है। वो गलती क्या आया है, जैसे ही ये पढ़ाएंगे तो पूरा कहानी बदल जाएगा। ये पढ़िएगा उसके बाद फिर कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। अभी पहले जो पॉइंट दिया गया है वही पॉइंट आपको जानना है। पहला पॉइंट बताएं कि गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना है। पार्टिकल्स को कब कहेंगे एटम, कब कहेंगे मॉलिक्यूल। उसके बाद ये पार्टिकल के बीच में बहुत दूरी है, ज्यादा दूरी से सेपरेटेड है ये लोग। इतना दूरी है कि एम्प्टी वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि उसके कंपेयर में गैस के पार्टिकल का कोई वॉल्यूम नहीं है, नेग्लिजिबल है, और गैस पार्टिकल्स के बीच में कोई प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, particles of gas are always in constant and random motion. Particles of gas are always in constant and random motion. During their motion, they collide with each other and with the wall of container. Pressure exerted by gas is due to collision of gaseous particles on wall। चौथा पॉइंट बता रहे हैं, देखिए 3 पॉइंट तक तो क्लियर कर दिए।
तीसरा पॉइंट यही था कि जो बहुत सारा पार्टिकल है वो पार्टिकल के बीच में कोई प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है। चौथा पॉइंट है कि किसी कंटेनर में अगर गैस है तो गैस में जितना भी पार्टिकल है वो कोई भी पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, सारा पार्टिकल मोशन में है, सारा पार्टिकल मूव कर रहा है। देखिए, पार्टिकल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब लगातार मोशन में है। गैस का जो पार्टिकल्स है वो लगातार मोशन में है और मोशन में होने के दरमियान ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विथ वन अनदर या ईच अदर। जो भी पार्टिकल है वो एक दूसरे से टकरा रहा होगा। सारा पार्टिकल मोशन में है तो एक दूसरे से टकरा रहा है। जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसके वाल के साथ भी टकरा रहा है, उसके वाल के साथ भी टकरा रहा है। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड विथ द वॉल ऑफ कंटेनर। फिर कहता है कि जो गैस के पास प्रेशर होता है वो इसी कॉलिजन के कारण होता है। तो प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कॉलिजन ऑफ गैसियस पार्टिकल्स ऑन वॉल। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कॉलिजन ऑफ gaseous particles are perfectly elastic। जो कॉलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। फिजिक्स में कॉलिजन चैप्टर पढ़ना है तो वहां पे ये बात पढ़ाया जाता है कि कॉलिजन दो प्रकार का होता है, एक होता है इलास्टिक कॉलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कॉलिजन। कॉलिजन दो प्रकार का होता है, एक होता है इलास्टिक कॉलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन हम लोग उस कॉलिजन को कहते हैं जिसमें एनर्जी कंजर्व हो। एनर्जी कंजर्व होने का मतलब हुआ कि कॉलिजन के पहले का जो एनर्जी है और कॉलिजन के बाद का जो एनर्जी है वो इक्वल होना चाहिए। कोलाइड करने के पहले का काइनेटिक एनर्जी सबका अगर जोड़ दें और कोलिजन के बाद का अगर काइनेटिक एनर्जी अगर सबका जोड़ दें तो दोनों का जोड़ इक्वल होना चाहिए। मतलब एनर्जी बिफोर कॉलिजन, एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही कॉलिजन को हम लोग इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। तो ये है पांचवा नंबर पॉइंट। छठा नंबर पॉइंट लिखेंगे एट any particular time different particles have different speed, that is different kinetic energy। At any particular time different particles have different speed, that is different kinetic energy। average kinetic energy directly depends on temperature। 2 मिनट रुकिए, इसको समझा रहे हैं। देखिए बात को समझिए एक बार, आखिरी बार। पहला पॉइंट ये बताया गया कि अगर कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर कोई गैस लिए हैं तो गैस बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना है। ये पहला पॉइंट है। इन पार्टिकल्स को एटम भी कहते हैं किसी किसी केस में, मॉलिक्यूल भी कहते हैं किसी किसी केस में। कब एटम कहते हैं कब मॉलिक्यूल कहते हैं ये पहला पॉइंट में क्लियर किया। दूसरा पॉइंट बताएं कि ये पार्टिकल के बीच में दूरी ज़्यादा है इस तरीके से कि खाली वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि उसके कंपेयर में एक पार्टिकल का वॉल्यूम नहीं के बराबर है।
तीसरा पॉइंट बताएं कि ये पार्टिकल पार्टिकल के बीच में कोई प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है, ना तो अट्रैक्शन ना तो रिपल्सन। चौथा पॉइंट बताएं कि ये जो पार्टिकल है वो रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। सारा पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव करने के कारण एक दूसरे से टकरा रहा है, जो कंटेनर है उसके वाल के साथ भी टकरा रहा है, कुछ प्रेशर लगा रहा है, वही प्रेशर गैस का प्रेशर है। पांचवा पॉइंट है, दोबारा से सुनिएगा कि ये जो कॉलिजन है पार्टिकल पार्टिकल का, जो कॉलिजन है वो इलास्टिक कॉलिजन है। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब समझिए, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। यहां पर यह समझना है, एनर्जी कंजर्व है। कॉलिजन के पहले का काइनेटिक एनर्जी और कॉलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई गैस का पार्टिकल है, उसका मास है m और स्पीड है u1 स्पीड है, और कोई दूसरा गैस का पार्टिकल है, इसका भी मास है m। मास सेम क्यों माने? क्योंकि अगर इसमें आप कोई गैस रखे हैं, अगर नाइट्रोजन रखे हैं तो सारा पार्टिकल तो नाइट्रोजन का ही होगा, तो मास तो सेम होगा। लेकिन मान लीजिए कि इसका स्पीड कुछ डिफरेंट है, u2 है। अब ये जो u1 है अगर ज्यादा है और u2 जो है अगर कम है, तो ये तो इसको टक्कर मारेगा, एक समय तो इन दोनों में टक्कर होगा। अब जब टक्कर हो जाएगा तो इसका स्पीड भी चेंज कर जाएगा, इसका स्पीड भी चेंज कर जाएगा। इसका स्पीड मान लीजिए हो गया v1 और इसका स्पीड मान लीजिए हो गया v2। स्पीड चेंज कर जाएगा, मास पे तो कोई फर्क नहीं होगा। अब अगर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन ले, हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m u2 स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन ले, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। यहाँ है u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर, यहाँ है v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इक्वल होगा, या कहिए मोमेंटम कंजर्व होगा। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये भी कह सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होगा। ऐसे ही कॉलिजन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। ये पॉइंट लिखवाया गया है, 5वां नंबर। छठा पॉइंट बोले कि जब सारा पार्टिकल है, सारा पार्टिकल का अगर मान लीजिए कॉलिजन के कारण अगर अलग अलग स्पीड है, तो सबका अलग अलग एनर्जी है। इसका कुछ एनर्जी है, इसका कुछ एनर्जी है, इसका कुछ एनर्जी है, इसका कुछ एनर्जी है। तो कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सबका काइनेटिक एनर्जी कुछ 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 बढ़ेगा, इस तरीके से कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। यही लिखा हुआ है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बढ़ जाएगा। तो ये आपका जो 6 पॉइंट है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का पॉइंट है। सबसे पहले आपको अभी हम क्या किए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हेडिंग देके ये 6 पॉइंट लिखवा दिए, 6 पॉइंट को समझा दिए। एग्जाम में कभी भी अगर आएगा कि राइट मेन पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो आपको यहां तक लिखना होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब आपको कॉपी पर हेडिंग देना है आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेज। कॉपी पर अब हेडिंग देंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेज। लिखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेज। देखिए सबसे पहले तो इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, those gases which follows PV is equals to nRT
those gases which follows PV is equals to nRT at all temperature and pressure ranges. Those gases which follows PV is equals to nRT at all temperature and pressure ranges are called ideal gases. देखिए हम लोग पढ़े एक फॉर्मूला PV इज इक्वल्स टू nRT और इसको लिखवाया गया था कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो कहता है कि ऐसा कोई भी गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा हो, चाहे प्रेशर कुछ भी हो, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, टेम्परेचर कितना भी कम हो, टेम्परेचर कितना भी ज्यादा हो, प्रेशर कितना भी कम हो, प्रेशर कितना भी ज्यादा हो, अगर कोई गैस अगर इस इक्वेशन को अगर फॉलो कर रहा है तो उस गैस को मतलब उस गैस को आइडियल गैस कह देंगे। कोई भी गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करे हर प्रेशर पे हर टेम्परेचर पे, तो उस गैस को आइडियल गैस कहेंगे। तो लोग सोचा कि चलो देखते हैं कौन कौन आइडियल गैस है। आइडियल गैस खोजना स्टार्ट किया। तो पहले इनर्ट गैस पे बात हुआ कि हीलियम को देखते हैं कि आइडियल गैस है कि नहीं। तो देखा गया कि हर प्रेशर हर टेम्परेचर पे वो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा था। तो चलो हीलियम इनर्ट गैस था, वो आइडियल गैस नहीं था। जितना भी था नियॉन आर्गन सबको चेक किया गया, कोई फॉर्मूला को फॉलो नहीं किया गया। फिर सोचा कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जिससे कि हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो चलो हम लोग ऑक्सीजन को चेक करें, तो ऑक्सीजन भी नहीं था। तो पेड़ CO2 लेता है, चलो CO2 को चेक करते हैं, तो वो भी आइडियल गैस नहीं था। अब सारा गैस चेक होने लगा, क्लोरीन, अमोनिया, SO2, SO3, NO2, कोई भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं किया। मतलब दुनिया में ऐसा कोई गैस ही नहीं है जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। तो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो खुद सोचिए कि अगर हम बोल दें कि आदर्श पुरुष के लक्षण, कि आदर्श पुरुष के लक्षण क्या हैं, तो पहला हम क्राइटेरिया बोल दें कि उन्हीं को आदर्श पुरुष कहेंगे जिसको क्लास 10th में 90% मार्क्स आया हो और क्लास 12 में 90% से अबव आया हो। पहला क्राइटेरिया। दूसरा बोल दें कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हों सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किए हों। तीसरा बोल दें कि वो जमीन पे नहीं चलते हों, वो हवाओं में चलते हों, उनके पांव जमीन पे नहीं रहते हों। अगर मान लीजिए कि ये क्राइटेरिया बता दें, अब उसके बाद लोग सोचे कि चलो कौन है आइडियल पुरुष। अब किसी एक का एग्जाम्पल लिया जाए कि हाँ ये मिस्टर एक्स कोई, कि ये आइडियल पुरुष हैं कि नहीं। तो देखा गया कि हाँ भाई 10th में इनको 90% आया, 12 में भी 90% के ऊपर आया। पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया कि हाँ ये 2 एग्जाम दिए थे कॉम्पिटिटिव, दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर गए। तीसरा कि ना ये तो जमीन पर चलते हैं, इनके कदम हवाओं में तो नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर वो आइडियल पुरुष नहीं हुए। तो बारी बारी सबको अगर चेक करें हम लोग, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, तो क्या आपको कोई आदर्श पुरुष मिलेंगे? तो नहीं मिलेंगे। तो आप बोलिएगा कि क्राइटेरिया ही इतना भद्दा है कि कोई आदर्श पुरुष होएगा ही नहीं। तो यहाँ भी वही बात है कि PV बराबर nRT जो गैस फॉलो करता है उसको हम लोग आइडियल गैस कहते हैं, हर प्रेशर पे हर टेम्परेचर पे। लेकिन अगर कोई गैस आइडियल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि जरूर इस फॉर्मूला में ही एरर है। अगर ये फॉर्मूला सही होता तो कोई ना कोई गैस जरूर होता जो इस फॉर्मूला को फॉलो करता। अब ये फॉर्मूला में कैसे गलती आ गया, तो ये सब पे हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। बात समझिए, अभी चैप्टर खत्म पे ही है, अब ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, मैक्सिमम 2 क्लास का और है। तो 2 क्लास और पेशेंस रखिए, सारा बात का जानकारी मिल जाएगा। अभी हम पहले बोले कि वैसा कोई भी गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे, तो उसको हम लोग आइडियल गैस कहेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी गैस नहीं है जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। इसका मतलब कि जरूर इस इक्वेशन में ही गलती है। खैर, अगर PV बराबर nRT अगर कोई गैस फॉलो करता, दोनों अगर बराबर होता, तो अगर nRT को बराबर के इधर लाएंगे तो PV बाई nRT का वैल्यू अगर इक्वल है तो कटने के बाद तो 1 आना चाहिए। तो खैर सुन लीजिए, PV बाई nRT का ये जो रेशियो है इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर।
कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ते हैं। कहता है कि अगर Z का वैल्यू 1 है तो गैस को कहेंगे आइडियल गैस। Z का वैल्यू अगर 1 नहीं है तो गैस को कहेंगे नॉन आइडियल गैस। बात सुन लीजिए, अगर PV nRT अगर इक्वल है तो ये Z का वैल्यू 1 आना चाहिए। किसी भी गैस का अगर Z का वैल्यू अगर 1 होगा तो कहेंगे कि आइडियल गैस है। किसी भी गैस का अगर Z का वैल्यू अगर 1 नहीं है तो कह देंगे कि गैस आइडियल नहीं है। लेकिन आप जान जाइए कि अब इसके बाद लिख रहे हैं कि कोई भी गैस आइडियल नहीं है। नो गैस इज परफेक्टली आइडियल। लिखेंगे इसके आगे कि नो गैस इज परफेक्टली आइडियल। कोई गैस परफेक्टली आइडियल नहीं है। इट मीन्स देयर इज एरर इन इक्वेशन PV बराबर nRT। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में गलती है। फिर लिख रहे हैं द एरर इज ड्यू टू फॉल्टी एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। कहता है कि ये जो इस फॉर्मूले में गलती है वो गलती क्यों है, क्योंकि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो पॉइंट्स दिया गया है, जो सारे साइंटिस्ट को जानकारी में था, उसके पॉइंट्स में ही गलती है। यही लिखा हुआ है, द एरर इज ड्यू टू फॉल्टी एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। बर्नौली साहब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पॉइंट जो माने हैं उस पॉइंट्स में ही गलती है। कितना पॉइंट गलती है? तो देयर आर 2 फॉल्टी अजम्पशंस। 2 पॉइंट में गलती है। देयर आर 2 फॉल्टी अजम्पशंस। कौन कौन पॉइंट? तो एक ये वाला कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू एम्प्टी वॉल्यूम। खाली वॉल्यूम इतना ज्यादा है जिसके कंपेयर में गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हम लोग नेग्लिजिबल मान लिए। तो कहता है कि ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत छोटा था, तो आप बहुत छोटा वैल्यू लीजिए ना भाई, आप उसको नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो ये पॉइंट गलती है। ये पॉइंट के कारण वॉल्यूम अफेक्टेड हो रहा है। अफेक्ट्स वॉल्यूम मतलब ये जो PV बराबर nRT फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का वॉल्यूम में गलती हो रहा है, वॉल्यूम गड़बड़ा रहा है। वॉल्यूम में गलती हो रहा है क्यों? क्योंकि हम लोग ये वॉल्यूम वाला पॉइंट गलत जानते थे। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल नहीं हो सकता है। नेग्लिजिबल है तो उसका कुछ वैल्यू होगा, वो वैल्यू आपको कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरा, देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है, यह भी गलत बात है। अब जिसके पास भी मास है वो एक दूसरे को तो खींचेगा ही अपने तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये कैसे हो सकता है कि 2 पार्टिकल के बीच में फोर्स ही नहीं लगे अगर उसके पास मास है तो ये भी गलत पॉइंट था। ये गलत पॉइंट अफेक्ट्स प्रेशर, ये प्रेशर को गलत कर रहा है। ये जो प्रेशर है फार्मूला में वो भी गलत है, ये जो वॉल्यूम है फार्मूला में वो भी गलत है। अब इन दोनों को सुधारा जाएगा। इन दोनों को सुधारने का काम कौन किया? तो वान डर वाल साहब किए। तो अगले क्लास में हम लोग इन दोनों को सुधारेंगे, पढ़ेंगे हम लोग प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। तो आज आप लोग इतना दूर तक पढ़ के रखिएगा कि PV बराबर nRT आइडियल गैस इक्वेशन है, लेकिन वो इक्वेशन सही नहीं है,
उस इक्वेशन में गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का हम लोग 2 पॉइंट गलत जानते थे। ये वाला पॉइंट वॉल्यूम को गलत कर रहा था, ये वाला पॉइंट प्रेशर को गलत कर रहा था। अब इन दोनों को हम लोग सुधारेंगे, प्रेशर को, वॉल्यूम को, दोनों को सुधारेंगे अगले क्लास में। एनफ फॉर द डे।